नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्यवाही, गाड़ी चलाने से पहले जान लीजिए कितना लगेगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सड़कों पर चलते समय नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं। यूपी में अब 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर पहली बार में 1000 और दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 10,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने 16 जून को मंजूरी दे दी थी, जिसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर 1000 रुपए जुर्माना भी होगा। साथ ही नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1000 का जुर्माना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत के कड़े तेवर से नरम पड़ा ड्रैगन, चीनी राजदूत ने दोनों देशों को लेकर दिया यह बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, लद्दाख हिंसा के बाद जिस तरह भारत ने चीन को जवाब दिया है, उससे बीजिंग के होश ठिकाने आ गए हैं। उसे अब यह समझ आ गया है कि भारत के साथ दुश्मनी काफी भारी पड़ सकती है। चीन के राजदूत सुन डिवोंग के बयान से यह काफी हद तक साफ हो जाता है, क्योंकि दोस्तों चीन भारत की ओर से की जा रही डिजिटल स्ट्राइक से घबरा गया है। वीडियों का कहना है कि भारत से चीन की अर्थव्यवस्था को अलग नहीं किया जा सकता। यदि हम ऐसा करते हैं तो दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ेगा। चीनी राजदूत का यह बयान ऐसे समय में आया जब भारत ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए चीन के तमाम ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ उसकी कंपनियों को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के कई फैसले लिए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पंजाब में जहरीली शराब पीने से 31 की मौत, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दिए जांच के आदेश। जी हां दोस्तों, पंजाब के अमृतसर, बटाला और तरनताल जिलों में नकली शराब के कथित सेवन के कारण कम से कम 32 लोगों की जान चली गई है। अमृतसर में 11, बटाला में 7 और तरनतारन में 13 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को जालंधर संभागीय आयुक्त के नेतृत्व में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जांच आयोग हादसे के कारणों और परिस्थितियों के साथ साथ किसी अन्य जुड़े मुद्दे या फिर घटना से संबंधित परिस्थितियों की जांच कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अनलॉक 3, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अब केजरीवाल सरकार के 2 फैसले कर दिए खारिज। जी हां दोस्तों, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र में फिर से टकराव की स्थिति बन गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अनलॉक 3 के तहत होटलों में सामान्य कामकाज और साप्ताहिक बाजारों की अनुमति देने संबंधी आम आदमी पार्टी सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जैसे कि इस महामारी की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है और खतरा अभी दूर नहीं हुआ है, तो उसी के मद्देनजर उपराज्यपाल ने यह फैसला लिया है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने शहर में होटलों को फिर से खोलने का गुरुवार को फैसला किया था। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए इस महामारी से बचाव के सभी आवश्यक उपायों को अपनाते हुए 7 दिन के लिए प्रायोगिक तौर पर साप्ताहिक बाजारों को अनुमति दी गई थी, जिसे कि उपराज्यपाल ने नकार दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विदेश जाने और आने वाले यात्रियों को झटका, 31 अगस्त तक सभी विदेशी उड़ानें रहेंगी सस्पेंड, डीजीसीए ने जारी किया नया आदेश। जी हां दोस्तों, डीजीसीए ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करने की घोषणा की है। डीजीसीए के अनुसार इस महामारी के मद्देनजर 31 अगस्त तक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सस्पेंड ही रहेंगी। हालांकि यह आदेश उन उड़ानों पर लागू नहीं होगा जो डीजीसीए से इजाजत लेकर उड़ान भर रहे हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस पूरे समय के दौरान विदेशी एयरलाइंस को 2500 से भी अधिक उड़ानों की इजाजत मिली हुई है, जिसके तहत विदेशों में फंसे भारतीय वापस भारत लाए जाएंगे और भारत में फंसे विदेशियों को विदेश ले जाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पबजी को इस्लाम विरोधी बताने वाले पाकिस्तान ने महज 13 दिनों में ही हटाया बैन। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने महज 13 दिनों में ही ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम पबजी से प्रतिबंध हटा दिया है, जबकि बैन लगाते वक्त सरकार ने पबजी पर युवाओं को बिगाड़ने के आरोप लगाए थे। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण पीटीए ने गुरुवार को पबजी की कंपनी प्रोक्सीमा बीटा से गेमिंग प्लेटफॉर्म से दुरुपयोग रोकने के आश्वासन के बाद पबजी से बैन हटाने का निर्णय लिया है। मालूम हो दोस्तों कि 17 जुलाई को पाक ने इस गेम को इस्लाम विरोधी बताते हुए बैन कर दिया था। सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस गेम से युवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिबंध के बाद से प्रोक्सीमा बीटा पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में थी। उसके प्रतिनिधियों ने गेमिंग प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को जानकारी दी। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पबजी एक चाइनीज गेम है और पाकिस्तान की चाइना से अच्छी बनती है। ऐसे में ऐसा लगता है कि चीन के दबाव में आकर ही पाकिस्तान सरकार ने इसे इस्लाम विरोधी बताने के बावजूद बैन को हटा दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान का सियासी ड्रामा जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायक 14 अगस्त तक के लिए जैसलमेर शिफ्ट। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायक जैसलमेर के सूर्यगढ़ में पहुंच चुके हैं। इससे पहले ये विधायक जयपुर के फेयरमोर होटल में रुके हुए थे। अब आने वाले 2 हफ्तों के लिए प्रदेश की सियासत का नया हॉटस्पॉट राजधानी जयपुर के स्थान पर पश्चिमी राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर होगा। वैसे यह खबर पहले ही आ चुकी थी कि जयपुर के समीप लग्जरी होटल में बंद कांग्रेस और उसके समर्थक अन्य विधायकों को शुक्रवार को चार्टर प्लेन के जरिए जैसलमेर शिफ्ट किया जाएगा। वैसे दोस्तों इस खबर को आने के बाद बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस अब अपने विधायकों को आगे कहां लेके जाएगी, आगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रक्षा मंत्रालय का आदेश, सेना पर वेब सीरीज और फिल्म के प्रसारण से पहले लेनी होगी एनओसी। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय को भारतीय सेना के जवानों और सैन्य वर्दी के अपमानजनक तरीके से फिल्म और वेब सीरीज में चित्रित करने के बारे में कुछ शिकायतें मिली है। इस शिकायत के बाद रक्षा मंत्रालय ने औपचारिक रूप से केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC-MEITY को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कहा है कि भारतीय सेना पर बनाई गई फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, वेब सीरीज के प्रसारण से पहले प्रोडक्शन हाउस से कहे कि वो रक्षा मंत्रालय से एनओसी प्राप्त करें। बिना एनओसी के भारतीय सेना पर बनाई गई फिल्मों और उसके सीन्स का प्रसारण नहीं होगा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और सूचना प्रसारण मंत्रालय को रक्षा मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि यह सब उन घटनाओं को रोकने के लिए किया जा रहा है जो रक्षा बलों की छवि को बिगाड़ते हैं और रक्षा कर्मियों और दिग्गजों की भावनाओं को आहत करते हैं। दरअसल दोस्तों यह पूरा मामला अनसेंसर्ड XXX सीजन 2 अल्ट बालाजी, जो कि एकता कपूर के द्वारा निर्देशित की गई वेब सीरीज थी, उसके प्रसारण के बाद सामने आया है। दरअसल दोस्तों अल्ट बालाजी की इस वेब सीरीज में सैन्य अधिकारियों की भावनाओं को आहत किया गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें पूरी दुनिया के बारे में, तो पूरी दुनिया में इस महामारी के संक्रमितों की संख्या इस वक्त तक 1,73,00,000 को पार कर गई है। साथ ही मौतों का आंकड़ा भी 6,73,000 को पार कर गया है। दोस्तों इस महामारी का सबसे बड़ा दंश अमेरिका झेल रहा है, जहां पर लगभग 46 लाख संक्रमित लोग मिल चुके हैं, जिनमें से 1,54,000 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई। इसके बाद दोस्तों ब्राजील, जहां पर 26,14,000 से ज्यादा मरीज हैं, जिनमें से लगभग 92,000 लोगों की जान चली गई है। इन दोनों देशों के बाद में दोस्तों इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, पेरू, चिली, ईरान आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही इस तरह की कामी खबरें हर रोज देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। तो दोस्तों बात करें भारत की, तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमित लोगों की संख्या 16,90,000 यानी कि कई जाए तो 17 लाख पहुंच चुकी है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी 36,000 को पार कर गया है। दोस्तों पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर भारत में 55,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक है, जहां महाराष्ट्र में 4,25,000 के करीब संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। वहीं तमिलनाडु में 2,45,000, आंध्र प्रदेश में 1,40,000, दिल्ली में 1,35,000 और कर्नाटक में 1,24,000 से ज्यादा संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सावधान, अगले महीने 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। देख लीजिए लिस्ट, वरना हो सकती है आपको परेशानी भी। जी हां दोस्तों, अगस्त का महीना चालू हो रहा है और होली के बाद अगस्त महीने में ही त्योहार सबसे ज्यादा होते हैं, साथ ही राष्ट्रीय अवकाश भी सबसे ज्यादा होते हैं। अगस्त में कुल 16 दिन बैंकों की छुट्टी होने वाली है। ऐसे में दोस्तों ये जरूरी है कि आप इन छुट्टियों की लिस्ट देख ले, ताकि अगर आपको कोई बैंक से काम है तो आपको परेशान न होना पड़े।
बढ़े। दरअसल दोस्तों अगस्त महीने में कुल 16 दिन बैंक बंद रहने वाले, इनमें रविवार और दूसरा और चौथा शनिवार भी शामिल है। बैंकों के कामकाज निपटाने के लिए पहले ही आप यह तारीख नोट करके रख लीजिए। दोस्तों पहली छुट्टी 1 अगस्त यानी कि बकरीद की है, दूसरी 2 अगस्त रविवार, तीसरी 3 अगस्त रक्षाबंधन, उसके बाद में 8 अगस्त है, फिर 9 अगस्त की छुट्टी है, 11, 12, 13 और 15, 16, 20, 21, 22, 23 और 29 के बाद 31 अगस्त की भी बैंकों की छुट्टी रहेंगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है मोदी सरकार, वित्त मंत्री करेगी बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आरबीआई के साथ मिलकर तत्परता के साथ काम कर रही है ताकि कंपनियों को मौजूदा संकट में राहत मिल सके। वित्त मंत्री ने फिक्की एफआईसीसीआई के साथ बातचीत में कहा कि रीस्ट्रक्चरिंग पर ही फोकस है। वित्त मंत्रालय इस मामले पर आरबीआई के साथ मिलकर तत्परता से काम कर रहा है। लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया में लोन की शर्तों में बदलाव होता है ताकि बैंक लेनदारों को पुनर्भुगतान का अधिक समय दे या फिर ब्याज दरें घटाए। दोस्तों निर्मला सीतारमण ने कहा कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की समस्या को समझती हैं, इसलिए उनके लोन की अवधि बढ़ाई जाए या फिर रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा दी जाए। साथ ही दोस्तों आज फिक्की से बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने एक बार फिर कहा कि छोटे कारोबारियों के लिए बैंक लोन देने से मना नहीं करेंगे। हाल ही में सरकार ने इन छोटे कारोबार के लिए इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लेंडिंग स्कीम के तहत लोन देने का ऐलान किया था। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट सुविधा के तहत लोन देने से बैंक मना नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार वेदर अपडेट। पूर्वी यूपी समेत इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका, देश के ज्यादातर हिस्सों में भी है सक्रिय मानसून। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने केरल, तटीय कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, कोकण, गोवा, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, शेष मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही दोस्तों बिहार की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार के कई सारे जिलों में बाढ़ का खतरा अब भी बरकरार है। साथ ही असम की बात की जाए तो असम में बाढ़ की स्थिति में गुरुवार को कुछ सुधार हुआ। हालांकि एक और व्यक्ति की मौत के साथ ही प्रदेश में इस आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 108 हो गई है। दोस्तों असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने बाढ़ प्रभावित मरपेटा और बक्सा जिलों का दौरा किया, जहां उफनती नदियों ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने ने लगातार 9वें दिन बनाया नया रिकॉर्ड, 53,854 रुपए पहुंचा 10 ग्राम का भाव। जी हां दोस्तों, सोने में ऐतिहासिक तेजी का दौर लगातार जारी है। आज लगातार 9वें दिन सोने ने नया रिकॉर्ड बना लिया। एमसीएक्स पर सोने ने आज 53,844 रुपए की नई ऊंचाई को छू लिया है। वहीं चांदी 2,500 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ 65,000 रुपए के अहम स्तर को पार कर गई है। जुलाई महीने में सोने ने 10% से ज्यादा तो चांदी ने 28% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। दोस्तों बात करें दिल्ली सराफा बाजार की, तो दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में इस वक्त सोने और चांदी की कीमतें बढ़ी हुई है। सोने की कीमतें जहां 53,844 रुपए प्रति 10 ग्राम है, वहीं चांदी की कीमत 65,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में नए मोड़, नए खुलासे हो रहे हैं हर रोज। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोवित पर दर्ज हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। साथ ही दोस्तों बड़ी अपडेट यह है कि जांच करने मुंबई गई बिहार पुलिस को नहीं मिल रहा है सहयोग। रिया भी नहीं मिली घर पर और उनके भाई भी हैं गायब, दोनों के फोन हैं बंद। सुशांत सिंह के पुराने स्टाफ सूरज ने रिया चक्रवर्ती के बारे में किए हैं कई चौंकाने वाले खुलासे भी। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामला गर्माता जा रहा है। अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोवित चक्रवर्ती घिरते जा रहे हैं। अब
प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभित चक्रवर्ती के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले पर केंद्रीय मंत्री आरवी पासवान ने कहा कि इस मामले में बिहार और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के बीच बात चल रही है। महाराष्ट्र में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं होने के कारण राज्यों के बीच टकराव है। चिराग पासवान ने महाराष्ट्र सीएम ठाकरे से बात भी की है। साथ ही दोस्तों, बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 26 पॉइंट ट्वीट किए हैं, जिनके जरिए उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। यह मामला आत्महत्या का नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, बिहार पुलिस ने दावा किया है कि मुंबई पुलिस जांच में उनका सपोर्ट नहीं कर रही है। वह रिया और शोभित चक्रवर्ती के घर पे भी गए थे, लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ था और दोनों के फोन भी बंद थे। इसके बाद दोस्तों, 45 दिन बाद रिया चक्रवर्ती का रिएक्शन भी सामने आ गया है। उन्होंने एक वीडियो के जरिए मैसेज दिया है कि उन्हें मुंबई पुलिस और पूरी जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, भगवान पर भी भरोसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी सच होगा सामने आ जाएगा, सत्यमेव जयते। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह हत्या का मामला है या फिर है आत्महत्या का? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के पुराने स्टाफ सूरज ने रिया चक्रवर्ती के बारे में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के पुराने स्टाफ को रिया ने टारगेट करके सबको हटवा दिया और फिर खुद के चहीते लोगों को स्टाफ में शामिल कर लिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महामारी के इस काल में भी एसबीआई ने कर दिया कमाल। आर्थिक मंदी के डर के बीच भी बैंक ने कमाए करोड़ों रुपए। जी हां दोस्तों, इस महामारी और पूरे देश में लॉकडाउन होने के बावजूद देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जबरदस्त मुनाफा कमाया है। आज जारी एसबीआई तिमाही के नतीजे चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, बैंक ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय स्टेट बैंक का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का एकल शुद्ध लाभ 81% बढ़कर 4179.34 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। डूबा कर्ज घटने से बैंक का मुनाफा बढ़ा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, घर में रखे सोने की देनी होगी जानकारी, मोदी सरकार ला रही है नई स्कीम। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय अब भारत में गैरकानूनी रूप से घरों में रखे गए सोने के लिए एमनेस्टी प्रोग्राम, आम माफी कार्यक्रम पर विचार कर रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए सरकार चाहती है कि टैक्स चोरी पर लगाम लगे और आयात पर निर्भरता कम हो। एक बिजनेस न्यूज वेबसाइट के ने मामले से जुड़े लोगों के हवाले से एक रिपोर्ट लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार लोगों से अपील करेगी कि वो गैर कानूनी रूप से रखे पीली धातु के बारे में टैक्स विभाग को जानकारी दें। इसके लिए उन्हें लेवी या पेनल्टी देनी होगी। हालांकि यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है। सरकार अभी भी संबंधित अधिकारियों के साथ विचार कर रही है। दोस्तों, यह थी आज की देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अब दोस्तों, इसके बाद में बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, आपको बताना है पानी को और किन किन दो नामों से जाना जाता है। जी हां दोस्तों, आपको बताने हैं पानी के दो हिंदी के पर्यायवाची नाम। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि हम और आप इसी तरीके से आगे जुड़े रहें और आपको अच्छी अच्छी खबरें हर रोज मिलती रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।